हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड को एग्ज़ाम को लेके ना, रिजल्ट को लेके, ठीक है, एग्ज़ाम को लेके नहीं, रिजल्ट को लेके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएंगे। मैं डेट बताऊंगा, एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा। और देखो गाइस, ये जो डेट होगी ना, हम पिछले 2-3 साल के ट्रेंड को देखते हुए बताएंगे और देखना एग्जैक्टली उसी के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और स्टेज 2 में कितना गैप मिलता है हम ये भी बताएंगे कि आपको कितना टाइम मिलेगा स्टेज 2 की प्रिपरेशन के लिए। और क्या एक बार स्टेज 2 में फिर से रिटन एग्ज़ाम होता है, मैं फिर से वो चीज़ों के बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ क्या होता है एक्सेसिबिलिटी टेस्ट, वो मैं बताऊंगा और इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना दूंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। बट एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट पता है क्या है, कि हमारी नई बैच जो है कोस्ट गार्ड की आ चुकी है। अगर देखो इस बार डीबी की आने की भी हाई पॉसिबिलिटी है। तो गाइज हमारी जो बैच है ना सेक्शन 1 के लिए, डीबी जीडी और यांत्रिक के लिए, और एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, इस बैच से पढ़ोगे तो आने वाले एसएससी एग्जाम्स भी जो होंगे ना उनमें भी आप फोड़ोगे, ना सिर्फ कोस्ट गार्ड एग्जाम। क्योंकि हम इस बैच में इस बार कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और साथ में जो हर चैप्टर में मैथ के, देखो हम लोग पहले क्या पढ़ाते थे ना, मैथ का कॉन्सेप्ट हो गया, हम अगले चैप्टर पे चले जाते थे। लेकिन इस बार चीज़ों को हम चेंज कर रहे हैं। इंग्लिश का चैप्टर हो गया, हम अगले चैप्टर पे चले जाते थे एक चैप्टर खत्म करके। इस बार चीज़ों को हम चेंज कर रहे हैं। हम हर इंग्लिश के चैप्टर के एंड के बाद ना मोस्ट बीबीआई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। हर मैथ खत्म होने के बाद ना जो टॉप 500 सीरीज़ की हमारी पीडीएफ आती थी ना, वो सारे पीडीएफ के सॉल्यूशन हम कराएंगे पहले बैचेस में, उसके बाद सेलिंग के लिए मार्केट में आएंगी, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस बैच के अंदर, वो सारे कहीं ना कहीं एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लेवल के हम कराएंगे, ठीक है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि कोस्ट गार्ड ने इस बार ट्रेंड बदल लिया है। तो जो बच्चा हाई लेवल की प्रिपरेशन करके नहीं जाएगा, वो 60 नंबर का पेपर जो होता है सेक्शन 1 का, उसमें स्कोर नहीं कर पाएगा, और इसमें ही स्कोर नहीं किया तो उसकी सिलेक्शन नहीं होगी। और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि इस बार जो रक्षक 2.0 बैच के अंदर पढ़ के जाएगा बच्चा, उसकी सिलेक्शन होगी ही होगी। बिकॉज जो शुरू से पढ़ेगा और डेडिकेटेड होकर मन लगा के पढ़ेगा सेक्शन 1 के लिए, और इस बैच में पढ़ने पे ना डीडी डीवी यांत्रिक तीनों के सेक्शन 1 की तैयारी हो जाएगी। और एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप कोस्ट गार्ड की किसी रीजन बस एग्ज़ाम नहीं भी दे पाए या फिर फिजिकल में आउट हो गए ना, तो आपको पैसे को वेस्ट नहीं होने देंगे। हम इस लेवल की प्रिपरेशन कराएंगे कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, वो भी इसी बैच के अंदर पढ़ के प्रिपरेशन हो जाएगा आपका। किसी को आने वाले सीपीओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी ना, इस बैच से पढ़ के आओ, सीपीओ का रिटन आपका क्लियर होगा, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। सीपीओ के मैथ आप फोड़ के आओगे, इंग्लिश रीजनिंग फोड़ के आओगे, ठीक है। 150 नंबर की प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी। जीके उस लेवल के, सीपीओ के लेवल के हम नहीं कराएंगे इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत बर्डन हो जाएगा आप पे। क्योंकि कोस्ट गार्ड में उतना जीके होता नहीं है कि हम उतना डिटेल में जाके जीके पढ़ाएं, तो फिर कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। तो हम कोस्ट गार्ड को ध्यान में रखते हुए, कोस्ट गार्ड को टारगेट करते हुए, हम बाकी एसएससी सीपीओ लेवल की मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तैयारी करा देंगे कि ये सब एग्जाम आपसे इजीली क्रैक हो जाएंगे। और इस बैच की प्राइस होगी अभी 623 + 10 रुपीज़, ठीक है। मतलब 633 रुपये के आसपास आप मान सकते हो, जो कि पूरे 1 साल की या फिर 1 साल से, अभी तो आपको 15 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी इस बैच में। अगर अभी कोई इनरोल हो रहा है दिसंबर में, तो ठीक है, 15 महीने की वैलिडिटी के साथ इस बैच में आप इनरोल कर पाओगे। उसके लिए क्या करना होगा, एडुएड स्टडी आपको डाउनलोड करना होगा, वहाँ से रक्षक 2.0 में आप इनरोल कर पाओगे। अगर मान लो किसी को नहीं समझ में आता है कैसे करें, तो आपके लिए एक मैं बताता हूँ, व्हाट्सअप कर लो हमारी टीम मेंबर को, आपको वहाँ पे गाइडेंस दे दी जाएगी किस तरीके से बैच को ज्वाइन करना है। 7279047787 पे व्हाट्सअप करके पूछ लो कि बैच कैसे ज्वाइन करें, पेमेंट कैसे करें, वो सब चीज़ें बता देंगे। और ये बैच रिकॉर्डेड होगी, इसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, आप रिलैक्स होकर रहोगे एकदम। अब हम आते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखो कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने ना ली है सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल साइट से, ठीक है। ऑफिशियल क्या कह रहे हैं, सरकारी रिजल्ट की साइट से, क्योंकि वहाँ पे डेटा ना मिल जाता है रखा है। हम इतना, हमारे पास ना तो आपके पास उतना पेशेंस है ना हमारे पास कि हम पिछले 2-3 साल का डेटा को हम सर्च करें। जो चीज़ एक जगह मिल रही है तो फिर सर्च क्यों करना है। देखो यहाँ पे क्या मिल रही है ना, देखो 01/2025 नहीं, 02/2024 बैच का है ये, ठीक है। एप्लीकेशन कब हुआ था स्टार्ट डजेंट मैटर, मेरे को कहाँ से मतलब है, एग्ज़ाम कब हुआ था, ठीक है। देखो इनका एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम सिटी ये कह रहे हैं 8/4/2024 को दिखाया था। ऑब्वियस सी चीज़ है, इस डेट को एग्ज़ाम नहीं हुआ था। इन्होंने एग्ज़ाम लिया था आपसे 10 दिन बाद, 18 तारीख से आपका एग्ज़ाम हुआ था। 18, 19, 20, 21, 22, मतलब 22 तारीख तक आपसे ये एग्ज़ाम कराए थे। 18 से लेके 22 के बीच में इन्होंने 10 दिन पहले वो आ जाता है
एडमिट कार्ड आ जाता है, तो इसमें इन्होंने एग्जाम सिटी लिखा है। कहीं कहीं एग्जाम सिटी लिख देते हैं, कहीं कहीं एग्जाम डेट लिख देते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम सिटी लिखा, बिकॉज मेरे को पता है कि 2024 में जो है ना 18 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुआ था अप्रैल में, तो 18 से 24 के बीच में आपका एग्ज़ाम हुआ। ओके ठीक है भाई, तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि 18 से 22 के बीच में। तो जब 22 को आपका एंड हो गया ना, तो ये रिजल्ट इन्होंने कब दिया था स्टेज 1 का? 29 तारीख को। दिख रहा है भाई? तो आपको कुल मिला के ये मोर देन 30 डेज ये लोग ले रहे थे, 1 महीने से ज़्यादा ले रहे हैं यहाँ पे। इस चीज़ को ध्यान में रखना, आपसे एग्ज़ाम के लिए ये 1 महीने से 1 महीना और 1 सप्ताह इन्होंने लिया था आपसे, ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। उससे पहले बैच में इन्होंने क्या किया था, ये चीज़ देखो, ये एग्ज़ाम डेट दिखा रहे हैं भाई 22 से, ठीक है। सीटी नहीं है, एग्ज़ाम डेट है ये 2023 वाला है ये, नहीं, ये जो है ना आपका ये एग्ज़ाम डेट ही है, ठीक है ना, एग्ज़ाम डेट ही है भाई ये। हाँ, एग्ज़ाम डेट ही इन्होंने लिखा है, बिकॉज एंड में तो एग्ज़ाम सिटी नहीं आती, एग्ज़ाम डेट ही है। 22 से इन्होंने लिया है, मान लो 4 दिन और, मतलब यही कुछ 26 से 26 तारीख तक इनकी एग्ज़ाम चली होंगी, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। और लेस देन 1 मंथ, ठीक है, लेस देन 30 डेज इन्होंने रिजल्ट दे दिया 2023 में। 22 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू किया, 22, 23, 24, 25 तक मान लो एग्ज़ाम चली होगी इनकी, ठीक है। और इन्होंने 20 तारीख को दिसंबर में दे दिया, तो 1 मंथ से कम में, मतलब वही आपसे मतलब 4-5 दिन कम लगा, 1 मंथ में इन्होंने रिजल्ट दे दिया। इससे पहले वाले में 1 महीना 7 दिन लिया था इन्होंने। उसके पहले जो है ना, पिछले साल दिसंबर में, 2023 के दिसंबर में इन्होंने 1 महीने से कम में रिजल्ट दिया है। उसके पहले अगर हम जाए ना टायर 1 का, हम टायर स्टेज 2 का गैप क्या है वो भी बात कर लेंगे, बट फिलहाल समझो इन्होंने 11/11/2022 को दिखाया कि हम एग्ज़ाम ले रहे होंगे, बट एक्चुअली इस तारीख को ना एग्ज़ाम सिटी ही आती है, आपको भी पता है, क्योंकि इस तारीख को एग्ज़ाम सिटी आती है। तो मान लो 21 से इनका एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि मेरे को ये ट्रेंड पता है ना कि ये मिड में लेते नहीं है, 10-11 तारीख से लेते हैं, तो मैक्सिमम वो लास्ट में जाते हैं, या फिर 18, 19, 20 ऐसे जाते हैं, 17 से। फर्स्ट वीक में खाली एक बार इन्होंने लिया था, ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिया नहीं है। और इनकी देखो, मान लो हम 21 से ना, मान लो ये 24 या 25 तक एग्ज़ाम इनका चला अगर, तो फिर इन्होंने रिजल्ट दिया 26 दिन, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर इन्होंने रिजल्ट दिया था, 1 महीने में। तो ये चीज़ तो डेटा आपको समझ में आ गया कि इनका रिजल्ट देने का ट्रेंड क्या है, ठीक है। इस हिसाब से हम बात कर ले कि इस बार 16 तारीख से एग्ज़ाम हुआ था, 4 दिन और मान लो 20 तारीख तक, ठीक है। तो मान लो 16 से 20 के बीच में एग्ज़ाम हुआ, और कुछ शिफ्ट को इन्होंने कैंसिल कराया, उनको कब रिड्यूल किया हमें नहीं पता चला, क्योंकि ये पर्सनली उन्होंने डेटा को भेजा। अगर किसी का, देखो बहुत सारे बच्चे का आपको पता है ना कि दिल्ली में एक सेंटर को मैंने दिखाया भी था यूट्यूब पे, वहाँ पे क्या हुआ था, एग्ज़ाम में हैकिंग वगैरह हुआ था, तो इन्होंने कैंसिल करके फिर से कराया। तो मान लेते हैं कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा और पकड़ लो रिशेड्यूल करने के चक्कर में, मान लो ये 22 तारीख तक पूरा चीज़ क्लियर कर चुके होंगे, एक्सपेक्टेड है चीज़ें, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता नहीं चला कि उनका शेड्यूल कब आया कब नहीं। मान लो कि 22 तारीख तक भी अगर ये पूरा ख़त्म कर चुके होंगे ना, 22 तारीख तो नहीं पहुँचा होगा, मान लेते हैं लेट सेट करके 22 तारीख तक अगर पहुँच भी गए होंगे, तो इस हिसाब से फिर क्या बनता है, दिसंबर में 20 से 22 तारीख तक इनको रिजल्ट दे देना चाहिए था, अगर हम 1 मंथ का टारगेट लेके चले तो। और मैक्सिमम, ये मिनिमम है, तो आप पूरे डेटा लेके चलोगे ना, मैक्सिमम टू मिनिमम, तो ये 20 से 25 दिसंबर के बीच में रिजल्ट इनका देना बनता है। जो एंड डेट है वहाँ से 1 महीने काउंट करते हैं, स्टार्टिंग के डेट को नहीं काउंट करते। तो 20 से 25 दिसंबर के बीच में आप रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टेज 1 की, ठीक है भाई। तो ये चीज़ हमने आपको क्लियर कर दिया। अब एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम रिजल्ट प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो डेटा इनका है, एक्सपीरियंस दिखाया मैंने आपको, डेटा दिखाया, उसके अकॉर्डिंग बताया। और देख लो स्टेज 2 में क्या टाइम देते हैं भाई, मान लेते हैं ना कि 20 से 25 तक अगर इन्होंने बीच में, या फिर एग्जैक्टली इसी डेट को, या फिर इसके बीच में रिजल्ट दे भी देते हैं, तो फिर स्टेज 2 के बारे में क्या, स्टेज 2 कब तक होगा, वो एक डेटा दिखाओ सर। देखो रिजल्ट इन्होंने अवेलेबल किया 29/5/2000 यहाँ पे, ठीक है। और स्टेज 2 का डायरेक्ट रिजल्ट दिखा रहा है, स्टेज 2 का एडमिट कार्ड का डेट इन्होंने नहीं दिखाया यहाँ पे। तो ठीक है, हम ऑफिशियल डेटा को ही कैरी करते हैं। देखो ये इन्होंने कहा था स्टेज 1 लेंगे हम मिड सितंबर में, ठीक है, तो हम स्टेज 2 देंगे आपको मिड नवंबर में, मतलब अक्टूबर नवंबर 2 मंथ का टाइम दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन गाइस अभी जो है ना आपसे ये क्या कि इन्होंने लिया कब, मिड नवंबर में ले लिया, तो अब आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे, तो आप जनवरी में, मिड जनवरी में, ठीक है। तो मिड या एंड जनवरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑलमोस्ट एंड जनवरी एक्सपेक्ट कर सकते हो।
देखो गाइज यहाँ पे रिजल्ट देने के एक, देखो ये पूरा प्रोसेस 2 मंथ का इन्होंने लिया ना एग्ज़ाम लेने से लेके फेज 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। तो ये क्या सीन है, जब ये एग्ज़ाम लेते हैं उसके 1 मंथ के बाद आपको रिजल्ट देते हैं और उसके रिजल्ट के 1 मंथ बाद आपको स्टेज 2 लेते हैं। तो लगभग 25 से 30 दिन का आपको डेटा मतलब गैप यहाँ पे मिल जाता है अगले स्टेज में। तो गाइज आप यहाँ पे प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि आप जनवरी को ही टारगेट करो, आपका जनवरी में ही स्टेज 2 होगा। इस चीज़ को लेके चलो, जो पास हो जाते हैं उनका स्टेज 2 जनवरी मिड या फिर एंड तक ये लोग करा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, आराम से करा लेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि स्टेज 2 कराते हैं, स्टेज 2 में एक लंबा समय जाता है। स्टेज 2 में क्या सीन है ना, देखो भाई आपका पहले जाओगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं ये लोग, ये चीज़ तो पता है। ऐसा ये असेसमेंट टेस्ट होता है। असेसमेंट टेस्ट 2 टाइप से होता है, मैं आ जाता हूँ असेसमेंट टेस्ट के ऊपर। मैं एग्जैक्ट नंबर तो अभी नहीं बता पाऊँगा, एक डेटा रफली आइडिया देता हूँ। देखो ऑलमोस्ट 20 के करीब, जहाँ तक मैं एग्जैक्टली एक अलग वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि 20 करके या फिर कुछ करके ऐसे करके सवाल रहते हैं। मैं अभी भूल रहा हूँ, देखो इतने सारे एग्जाम्स का डेटा याद रख पाना ना कभी कभार ब्रेन से निकलता है। तो मैं बताता हूँ 2 पार्ट में आपसे ऑफलाइन रिटेन OMR पर एग्जाम लेंगे। ठीक है, एक में होगा SRT का पेपर और एक में होगा असेसमेंट टेस्ट का पेपर। ठीक है, ये पूरा उसी का पार्ट है। SRT को देखो क्या करना है ना, इसमें कोई पास और फेल नहीं होता, इसमें मतलब कोई क्वेश्चन सही और गलत नहीं होता है SRT के अंदर, सिचुएशन रिएक्शन के टेस्ट के अंदर। तो इसमें क्या टारगेट है, अगर मान लेते हैं आपसे 40 क्वेश्चन दे, मान लेते हैं आपसे 20 क्वेश्चन दे, मान लें आपसे 30 क्वेश्चन दे, दो जो भी क्वेश्चन देंगे SRT के सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के, ये क्या होता है मैं बताऊंगा। इसमें बस ये कहते हैं कि सारे क्वेश्चन का तुम आंसर कर देना। ठीक है, OMR पे। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर कर देना, हम तुमको फेल नहीं करेंगे। लेकिन कोई बच्चा अगर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चन को छोड़ देता है तो उसको वो फेल करते हैं, हमने ऐसा सुना है बच्चों से। ठीक है, क्योंकि जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब तो हमारी एज थी नहीं कि हम जाएंगे, तो हमने अपने बच्चों से ही ये चीज़ सुना है। अब ये असेसमेंट टेस्ट के अंदर और क्या होता है भाई, तो इसके अंदर वही चीज़ होता है जो आप स्टेज 1 के अंदर देखे आए हो। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन डाल देंगे, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन, कुछ मैथ के बेसिक से क्वेश्चन, कुछ GK साइंस के क्वेश्चन डाल देते हैं एंड उसको आपको OMR के ऊपर सॉल्व करना होता है। और इसमें आपको क्या करना है भाई, क्वालिफाई करना है, जिसके ज़्यादा स्कोर होंगे और जितनी उनको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हर सेंटर पे अलग अलग रेशियो में बच्चों को पास किया जाता है। तो इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेगा उनका सिलेक्शन होगा। इसमें बस आपको ये नहीं बताते कि आपका कितना स्कोर है, इसमें बस डायरेक्टली रिजल्ट बताते हैं, कौन पास है कौन फेल है। ठीक है, तो गाइज इसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं SRT के ऊपर आता हूँ। SRT क्या होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ऐसी एक टेस्ट है, बस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर मान लो, ठीक है, अगर अचानक से आप कहीं जा रहे हो, ट्रेन पे जा रहे हो, आपको मान लो आपको गांव जाना है, आप शहर में पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ट्रेन से जाना है और आप जब जा रहे हो ना तो ट्रेन बहुत मतलब आपने थोड़ी सी लेट कर दी, ट्रेन जो है ना ऑन टाइम है और आप जो जा रहे हो और जाते जाते लगा कि अब ट्रेन छूटेगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, क्या आप दूसरी गाड़ी पकड़ोगे, क्या आप टिकट मतलब वो ट्रेन आप टिकट नहीं ले पाए अगर, तो क्या करोगे, आप टिकट के लिए लाइन में लगोगे। ठीक है, या फिर आप दूसरी गाड़ी पकड़ोगे या फिर आप विदाउट टिकट जाओगे। ठीक है, और या फिर कुछ ऑप्शन ऐसे रैंडम डाल लो इसके अंदर। ठीक है, वैसा कुछ हुआ। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, वैसा रिएक्ट करना है। तो भाई यहाँ पे कोई भी चीज़ गलत नहीं है ना। तो कुछ सिनेरियो में अगर कुछ अर्जेंट है तो इंसान विदाउट टिकट भी जा सकता है और फाइन वगैरह पे कर सकता है अंदर ट्रेन में, अगर TT आया तो वो कुछ गलत नहीं है। आपने फाइन दे दिया, आपको टिकट मिल गई। ठीक है, अगर फाइन दे दिया तो अर्जेंट में अगर वैसा कुछ हुआ तो अगर आप क्या कर रहे हो, कह रहे हो कि नहीं थोड़ी सी अगर भीड़, ये तो दिखाई नहीं इन्होंने कि ठीक है टिकट काउंटर पे भीड़ बहुत है, ऐसा तो कुछ बताया नहीं है। टिकट मिलने लगे तो टिकट भी ले लिया हमने, या फिर उस सिचुएशन में लगा कि नहीं भाई वो सब छोड़ो, उतना कौन झमेला करेगा, हम दूसरा गाड़ी पकड़ लेते हैं। तो ये तो कम्प्लीटली अपने अपने सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हो क्या नहीं। तो इसमें किसी को फेल नहीं करते, इसमें ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन का आंसर सही करना होगा। ठीक है, और ऐसा लोग बताते हैं ये कि ना कि देखो हर ऑप्शन पे ना अलग स्कोर होता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। कोस्ट गार्ड के अंदर कुछ नहीं होता, सारे क्वेश्चन का आंसर करो पास कर देंगे, बशर्ते कि जो आपका ये जो टेस्ट होगा ना जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, साइंस के क्वेश्चन डाल देंगे ये लोग, इसमें कितने क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे ये कोई फिक्स रेशियो में नहीं होता, उनके ऊपर डिपेंड करता है जितने क्वेश्चन मतलब कोई भी सेक्शन से जितने क्वेश्चन डाल दे। ठीक है,
वो कैब के क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉमर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके लिए रेडी रहना। तो ये मत कहना कि ये सर हमने तो स्टेज 1 में पढ़ा था, उसको चीज़ों को पढ़ते रहना है। और जो स्टेज 1 में अगर किसी ने बैच नहीं लिया था कहीं से, देखो तो वो अभी भी कहीं ना कहीं से अपना बैच ले लो। और इसके लिए अलग से बैच नहीं है, स्टेज 1 का अगर आपने बैच ले रखा है ना 60 मार्क्स के पेपर का, तो वही चीज़ को पढ़ के जाओ। अगर नहीं लिया, प्रिपरेशन ख़राब है, तो आप हमारा रक्षक 2.0 ले सकते हो, लेकिन उतने कम टाइम में इस बैच में तो कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी जनवरी तक, इसमें टाइम लगेगा, मार्च तक पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर आपने कहीं से ओल्ड बैचेस ले रखे हैं, तो आप ओल्ड बैचेस से रिवीजन करो, जो आपने स्टेज 1 में पढ़ा था उसका रिवीजन करो, ठीक है भाई। तो यही मैं कहूँगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई लग रहा है कि नहीं प्रिपरेशन सही नहीं है, तो आप रक्षक 2.0 बैच में पढ़ो, आपकी सिलेक्शन की चांसेस हो जाएगी अगली बार, क्योंकि अभी आपने अच्छा खासा स्कोर कर रखा है, तो आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट ठीक होगा और आपकी अगली बार सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है भाई। अगर आपको लगता है कि नहीं इस बार के एग्ज़ाम कोई खास नहीं गया है और इस बार A to Z स्टडी के साथ पढ़ना ही चाहिए, तो आपके लिए है हमारा रक्षक 2.0 बैच। आओ आराम से पढ़ो, हमने व्हाट्सअप नंबर दिया ही था आपको 7279047787। और इस बैच में पढ़ने के बाद ना तो आपको अलग से कहीं से PDF खरीदना पड़ेगा, ना कोई बुक खरीदना पड़ेगा सेक्शन 1 की, ना कोई सेक्शन 1 की मॉक टेस्ट खरीदनी पड़ेगी। सारी चीज़ें हम बैच में प्रोवाइड करेंगे। इस बार क्वेश्चन ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस के लिए। और प्रिपेयर्ड रहो पहले से, जो चीज़ इंसान पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, जो इंसान उसकी तैयारी ऑब्वियसली चीज़ें बढ़िया होगी। एग्ज़ाम के 20 दिन पहले लगोगे तो प्रिपरेशन कहाँ से होगी, अभी से कर दो। अभी से ज़्यादा नहीं, 4-4 घंटे भी अगर पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो अगली एग्ज़ाम आते आते आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। और एग्ज़ाम के 20 दिन पहले आप 10-10 घंटे भी पढ़ोगे तो कोई ज़्यादा असरदार नहीं होगा, ठीक है। A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।